अच्छा, a beam of light of a single wavelength is incident normally on a diffraction rating as listed in figure 5.2. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लफ्ज जो इस्तेमाल करते हैं, ये इज इंसिडेंट नॉर्मली। नॉर्मली से मतलब बिल्कुल सीधी आ रही है, एंड इट इज एट ए 90 डिग्री के एंगल टू दी डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग। ठीक है, ये हमेशा क्यों होना लाजमी है, या ये लफ्ज नॉर्मली क्यों लिखेंगे हमेशा, वो इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये जो फॉर्मूला है डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, दिस ओनली वर्क्स इफ इंसिडेंट लाइट इज नॉर्मल। ठीक है जी। मैंने शुरू के पेपर्स में देखा था ऐसे सवाल आते थे कि ये इंसिडेंट नॉर्मली का क्या मतलब है, क्यों इंसिडेंट नॉर्मली, तो वो अगर हो सकता है अभी वो पूछ ले, कुछ पता नहीं है। सो ओनली वर्क्स इफ इंसिडेंट लाइट इज नॉर्मल। ठीक है, तो ये भी अपने दिमाग में रख लीजिएगा, क्या पता 1 मार्क का सवाल आ जाए। अच्छा, तो अब आते थे। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है आपको, सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के बीच में एंगल दिया हुआ है। ठीक है जी, डायफ्रैक्शन रेटिंग दी हुई है, लाइट बीम दी हुई है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। फिगर 5.2 डज नॉट शो ऑल ऑफ द इमर्जिंग बीम्स फ्रॉम द ग्रेटिंग, नजर आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर गायब है इसमें से। द एंगल बिटवीन द सेकंड ऑर्डर इमर्जिंग बीम एंड द सेंट्रल जीरो ऑर्डर बीम इज 16 डिग्रीज। ठीक है जी। द ग्रेटिंग हैज अ लाइन स्पेसिंग ऑफ 3.4 इंटू 10⁻⁶। अच्छा, इस दफा उन्होंने बताया ये लाइन स्पेसिंग है, तो ये डी की वैल्यू ही दी हुई है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये डी ही दी हुई है। वो बोलेंगे लाइन स्पेसिंग, स्लिट स्पेसिंग, तो वो डी ही कहलाएगी। अगर वो लिखते इतनी लाइंस पर मीटर है या मिलीमीटर है, तो फिर चीजें करनी पड़ती है इसलिए। ठीक है जी। आपको बोल रहे हैं कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो ऑब्वियसली डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, डी साइन थीटा विल इक्वल्स टू एन लैम्डा। अच्छा जी, सबसे सवाल मेरा कि डी तो ये डाल देंगे हम, थीटा क्या डालेंगे और एन क्या डालेंगे। थीटा डालेंगे 16 डिग्रीज और ऑर्डर डालेंगे 2। वेरी गुड, सो वी शैल पुट इन डी। अच्छा, डी क्या था, 3.4 इंटू 10⁻⁻⁶ साइन 16। एन क्या है, एन आपका 2 है। लैम्डा हमें निकालना है, सो लैम्डा निकाल लेते हैं। यहां से कोई बता देगा मुझे लैम्डा क्या आ रहा है, ये साइड कैलकुलेट करके 2 से उसको डिवाइड कर, 4.7 इंटू 10⁻, 4.68 into 10⁻⁻7. Okay, 4.68 into 10⁻⁻7। और आंसर कितनी सिग्निफिकेंस तक लिखो, ये रिजॉल्व द इंफॉर्मेशन। ओके, वेरी सिग्निफिकेंट, थैंक यू अलमा। आंसर कितनी सिग्निफिकेंस तक लिखूं, व्हाट शुड बी माय फाइनल आंसर, 2SF. So let's write that to 4.7 into 10⁻⁻7. ठीक है जी। डिटरमाइन द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ इमर्जिंग बीम फ्रॉम द ग्रेटिंग। ठीक है जी, तो वो आपको पता है किस तरह से निकलता है, वो निकलता है डी साइन थ्योरेटिकल 90 पे। ठीक है जी, सो 3.4 इंटू 10⁻⁻6 साइन 90 पे। एन क्या है, एन मैक्स हम ढूंढना चाह रहे हैं। लैम्डा अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला है, 4.7 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है जी, लेट्स वर्क आउट व्हाट दिस एन मैक्स इज। So n max is 3.4 into 10⁻⁻6 divided by 4.7 into 10⁻�7. Can you give me the unrounded off answer, Abdullah? 7.23। ठीक है जी, तो अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक है। हम हमेशा इसको राउंड डाउन करेंगे। ठीक है, 7.99 भी आता तो फिर भी आप इसको 7 ही लिखते, दिस शैल बी 7। वेरी गुड अब्दुल्ला। ठीक है जी, आई होप देयर आर नो प्रॉब्लम। ये तो काफी आसान था, इतना मुश्किल नहीं था ये पता नहीं क्या है यहाँ पे, हटा देते हैं। अच्छा जी, ये अच्छा सवाल है, और पहले ये वाला सवाल करते हैं, दिस इज मच मोर नाइस। ठीक है, अच्छा, फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव स्टेट व्हाट इज मेंट बाय वेवलेंथ, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन साइकिल, या फिर इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन फेज। ये लिख लेते हैं, ये होना चाहिए, इट इज द डिस्टेंस between two successive points in phase. Successive points in phase. ठीक है जी, एक्चुअली ना ये क्या लिखा हुआ है, अ लाइट फ्रॉम
A light wave from a laser has a wavelength of this much in vacuum. Calculate the period of the wave. तो इसका पीरियड कैसे निकालेंगे? ये कैसा अजीब सवाल है, वेवलेंथ देके हमें पीरियड कह रहे हैं. V equals to f lambda से. Yes, very good. So V equals to f lambda. ठीक है जी. अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं f की जगह f को हटा के मैं 1/t ही लिख रहा हूं. ठीक है, तो 1/t इधर लिख रहे ताकि t आ जाए डायरेक्ट. क्या हम क्वारी करें अलग से, वो ढूंढने पर वो करें. ठीक है, तो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा लैम्डा अपॉन v. तो लैम्डा की जगह लैम्डा डाल लेते हैं. 460 इंटू 10⁻⁹. v आप लोगों को पता है लाइट वेव है, तो 3 इंटू 10⁸ और निकाल लेते हैं हमारा क्या जा रहा है. 1.53 इंटू 10⁻⁻15 एंड देन आकिब ने हमें सिग्निफिकेंस तक राउंड ऑफ करके सही से दिया है. 2 सिग्निफिकेंट ये वैल्यू है. ठीक है, दिस इज नॉट फ्रीजिंग, दिस इज 2 सिग्निफिकेंट. सो 1.5 इंटू 10⁻⁻15. वेरी गुड. Okay, the light from the laser is incident normally on a diffraction grating. Describe the diffraction of the light waves at the grating. ठीक है जी. ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है. बहुत ज्यादा से मतलब सुपरपोजिशन का अगर सवाल है और डायफ्रैक्शन आई हुई है उसमें, तो ये सवाल वो लाजमी पूछते हैं. उनको आई डोंट नो उनकी इंफैचुएशन क्या है इस सवाल से, लेकिन वो पूछते हैं. 463 SF नहीं अब्दुल्ला, 0 अगर डेसिमल पॉइंट से पहले आ रहा है और नंबर एंड हो रहा है उस पर, तो वो 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता. 463 इज ओनली 2. ठीक है, सिर्फ ये सिग्निफिकेंट है और ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है इस केस में. अच्छा, तो ये सवाल इनको पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. दे ऑलवेज आस्क दैट, और इसमें वो दो चीजें लिखते हो तो मार्क्स मिलता है, वरना नहीं मिलते हैं. तो आपने लिखना होता है एज द लाइट पासेस थ्रू द स्लिट. ठीक है जी, इस केस में स्लिट है. अगर एज होती तो एज लिखते आप. ठीक है जी, वो बता देंगे आपको स्लिट लिखना है एज. क्या हो सकता है, आपको बोलेंगे डिस्क्राइब डायफ्रैक्शन, तो दोनों लिख के आना. एज द लाइट पासेस थ्रू द स्लिट, या फिर एज होती या फिर दोनों लिखना होता था. तो इट स्प्रेड्स इनटू इट्स ज्योमेट्रिक शैडो. बस फॉर सम रीजन ये 2 मार्क का सवाल जो है वो काफी मिलेगा आपको 5 पेपर्स में. सीआई वालों को बहुत अच्छा लगता है इनका ये 2 मार्क का सवाल. आई हैव नो आइडिया व्हाई. इट्स सो अनइंटरेस्टिंग फॉर सम रीजन मी, बट क्या करें. ये 1 पॉइंट नहीं, ये 2 पॉइंट है. एज द लाइट पासेस थ्रू द स्लिट, इसका 1 मार्क देगा सीआई वाला, और फिर इसका 1 मार्क देगा. कभी कभी आई डू अग्री, सीआई वालों का दिमाग घूम जाता है कुछ, उनको वो जो है नशा वशा कर लेते हैं तो पता नहीं चलता क्या करा है उन्होंने. खैर, अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज यूज्ड विद डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल लाइट. द एंगल थीटा ऑफ द फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमम फ्रॉम द जीरो सेंट्रल maximum is measured for each wavelength. The variation with lambda of sin theta is shown in figure 4.1. Actually, तो इन्होंने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग लिया, उस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में लैम्डा वेरी किया, और फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमम का थीटा देखा कि वो क्या आता है. ठीक है, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. दे वेरिड द वेवलेंथ, और वो देख रहे थे किसका फोर्थ ऑर्डर का साइन थीटा क्या आ रहा है. ठीक है, सो बेसिकली they took a diffraction grating. उस पे से फॉर एग्जांपल पहले करते हैं रेड लाइट, तो रेड लाइट का फोर्थ ऑर्डर शायद यहाँ पे आ रहा है, उसका एंगल कुछ और आता है. ठीक है, ब्लू लाइट को करते हैं फिर, तो ब्लू लाइट का फोर्थ ऑर्डर फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पे आ रहा है. ग्रीन लाइट को करते हैं फिर, तो ग्रीन लाइट का फोर्थ ऑर्डर फॉर एग्जांपल कहाँ कोई यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, येलो लाइट भी कर लेते हैं, बल्कि बस मेरे पास जगह नहीं है, बस इतनी काफी है. ठीक है, तो उन्होंने इसका जो है वो वेरिएशन जो है वो आपको दिखा दिए, और 0 ऑर्डर से इसने इसको क्या करा है, वेरी करके दिखा दिया. ठीक है, ये सारे ही n=4 है. ये भी फोर्थ ऑर्डर है, ये भी फोर्थ ऑर्डर है, ये भी फोर्थ ऑर्डर है, और ये सब के एंगल्स जो थे, एंगल्स की रीडिंग इसने लेके इस बंदे ने जो है वो उसका प्लॉट कर दिया. ठीक है, अब बड़ी ताज्जुब की बात है, जब इसने ये प्लॉट किया है तो स्ट्रेट लाइन आ रही है. क्या चीज है ये, स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये. 2 अजीब और गरीब क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ प्लॉट करो तो स्ट्रेट लाइन आ जाती है. लीनियर लॉ. और ये जो है तकरीबन 18-19 के पेपर, जो 2019-2018 के विंटर वाले पेपर्स में था ना, तो उसमें ये चीज बड़ी टेस्ट हुई है कि d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, जैसे मैं, और या फिर वो जो हमने पहले देखा था x इक्वल्स टू लैम्डा d अपॉन a. डबल स्लिट वाली में उनको पता नहीं क्यों शौक चढ़ गया था कि वो उसमें आपको डबल स्लिट करके दे. ठीक है जी, तो वो एक चीज थी, वो ये आ गया. ठीक है, एमन हमारे पास से डिस्कनेक्ट हो गई है सैडली. अच्छा, सो d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा,
एंड देन इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइन थीटा को वाई एक्सिस पे रखा है, सो बेसिकली साइन थीटा एन अपॉन डी और लैम्डा इन्होंने एक्स एक्सिस पे रखा है, ठीक है जी। सो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने y इक्वल्स टू एम एक्स कर दिया है, ये एक्स एक्सिस ये y एक्सिस, तो लाजमी लाजमी ये फिर ग्रेडियंट होगा, ठीक है जी। एक्चुअली the gradient of graph is g, determine expression in terms of g for the distance d between the centers of two adjacent slits in the diffraction grating। तो मैं जरा उठा के पहले तो ये उधर लिख लूं कि यहाँ की वर्किंग नीति है। तो इन्होंने लीनियर लॉ लगाया, लीनियर लॉ लगा के हमें क्या पता, हमें पता है कि ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट एन अपॉन डी है, ठीक है जी। अच्छा एन क्या था, एन जो था वो फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमम, उन्होंने हर किसी का फोर्थ ऑर्डर डाला है, तो हर ये एन बेसिकली कांस्टेंट है 4 होगा, ठीक है जी। चलिए नाउ ग्रेडियंट जी है, जी है बराबर किसके, 4 अपॉन डी के, और ये पूछ रहे हैं डी की एक्सप्रेशन निकाल दो, तो डी क्या आ रहा है, डी आ रहा है 4 अपॉन जी, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाय जी, 4 क्यों लिया, 4 इसलिए लिया आके the diffraction grating is used with different wavelengths of visible light, the angle theta of the fourth order maximum is measured, ठीक है। यानी मतलब ये जो साइन थीटा दिया हुआ है ये फोर्थ ऑर्डर वाले के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, आई थिंक दैट वाज अब्दुल्ला, अच्छा सही है, ठीक है। On figure 4.1 sketch a graph to show the results that would be obtained for the second order maxima। तो जो मैंने आपको बोला था, अक्सर बच्चे क्या करके आएंगे इसमें, वो ये देखेंगे, अच्छा डी साइन थीटा क्या होता है, एन लैम्डा होता है, ठीक है, उनको ये तो समझ में आ जाएगी इतनी बात। अच्छा फिर वो कहेंगे भाई पहले अगर फोर्थ ऑर्डर वाला था, तो अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अब सेकंड ऑर्डर कर दिया, दे हैव मेड इट इनटू द सेकंड ऑर्डर, ठीक है जी। अच्छा मैं इसको रीराइट कर रहा हूं क्योंकि साइन थीटा एक्सिस पे था, तो मैं इसको एन अपॉन डी ही लिख लेता हूं, ठीक है। तो उनको अब उन्होंने सेकंड ऑर्डर कर दिया, तो यू एवरीवन विल गेट दिस राइट कि एन छोटा हो गया तो साइन थीटा भी छोटा हो जाएगा, यानी यू आर 110% करेक्ट इन सेइंग कि जो नेक्स्ट वाली अब वाली जो लाइन बनेगी वो नीचे बनेगी, ठीक है जी। लेकिन फिर भी इस पे सिर्फ 1 मार्क मिलेगा और ये ग्राफ जो है वो इनकरेक्ट कंसीडर किया जाएगा। व्हाई इज दैट, बिकॉज आपको एक और चीज लाजमी चेक करनी है ऐसे सवालों में, क्या चेक करनी है, अच्छा आपकी बात सही है, ग्राफ विल ऑलवेज बी बिलो, बट ग्रेडियंट भी चेक कर लीजिएगा, ग्रेडियंट एन अपॉन डी था, अगर आपने एन डिक्रीज कर दिया है तो ग्रेडियंट भी डिक्रीज करेगा, यानी आपको ग्रेडियंट भी डिक्रीज दिखाना है, ठीक है। सो जो आप लाइन बनाओगे वो नीचे भी होगी और उसका ग्रेडियंट भी कम होगा, यानी उसका राइज टू रन कम होगा, ठीक है। तो ये मतलब इसको पैरेलली बनाएंगे, इसका ग्रेडियंट कम बनाएंगे, ठीक है। सो आई एम ड्रॉइंग अ ग्रेडियंट लाइक दिस, ताकि विजिबली एग्जामिनर को नजर आए कि ग्रेडियंट जो है वो कम है और लाइन भी हमेशा नीचे है, ठीक है जी। एक्चुअली फॉर ए प्रोग्रेसिव वेव क्या लिखा हुआ है, वही सवाल है, फॉर ए प्रोग्रेसिव वाटर वेव स्टेट व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज मेंट बाय एम्पलीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है और एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है, व्हाट डू दीज थिंग्स मीन। डिस्प्लेसमेंट इज द मैक्सिमम ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। आखिर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी, distance moved by a particle from its mean position is displacement, amplitude is maximum displacement of a particle from its mean position। Very good Abdullah, so I will go with Abdullah's answer। Abdullah ने बोला displacement क्या है, distance moved by a particle, ठीक है, not maximum not minimum no nothing, it's just simply the distance। so distance moved by the particle, by a particle from its mean position, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है पार्टिकल, एम्पलीट्यूड इज मतलब एम्पलीट्यूड इज स्केलर क्वांटिटी, उसको हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इधर ये भी चीज क्लियर करके आओ, तो जो अगर शक शुबा हो एग्जामिनर को, शायद उसको समझ में ना आए आपकी बात, तो वो भी क्लियर हो जाए। तो डिस्टेंस मूव बाय पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इन अ स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन। तो अगर पॉजिटिव है तो भाई आप अगर ऊपर की तरफ फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएंगी, अगर नीचे तरफ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएंगी फिर, ठीक है जी। बट एम्पलीट्यूड में ऐसी कोई कहानी, एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होता है, चाहे आप नीचे वाला मेजर करो चाहे आप ऊपर वाला मेजर करो, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन।
इट्स मीन पोजीशन। अलमा कौन सी वाली चीज रिपीट करूं? अच्छा, सो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज नॉट मैक्सिमम, नॉट मिनिमम, नथिंग, इट्स सिंपली द डिस्टेंस। जितना भी एक पार्टिकल ने डिस्टेंस मूव किया है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड इन स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज भी मैं यहाँ पे क्लियर करके आ रहा हूँ बाय राइटिंग दिस। ठीक है जी। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड में कोई स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन या कोई पॉजिटिव या नेगेटिव का खेल नहीं है। एम्पलीट्यूड हमेशा आप पॉजिटिव में ही लिखते हो। ठीक है जी। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव बाय पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दिस इज पॉजिटिव ओनली। तो बेसिकली ऊपर जो है वो मैंने स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन से इसलिए लिखा है ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकती है इसमें चीजें, एम्पलीट्यूड वाले में सिर्फ पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा जी। नाउ आई होप सबके पास कॉपी पेंसिल हो। लेट्स सी, two coherent waves x and y meet at a point and superpose. The phase difference between the waves at the point is 180 degree. Wave x has an amplitude of 1.2 centimeter and intensity I. Wave y has an amplitude of 3.6 centimeter. Calculate in terms of I the resultant intensity at the meeting point. अच्छा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है। सही है। एक वेव ये है जिसका एम्पलीट्यूड ये और इंटेंसिटी ये है, दूसरी वाली वेव का सिर्फ एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी, आपसे पूछ रहे हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप हमें बता दो इन टर्म्स ऑफ आई। तो ये कैसे करेंगे? कोई गेसेस? विच फॉर्मूला शुड आई यूज? और फिर उस फॉर्मूला में फिर क्या, पहले तो ये बताओ फॉर्मूला कौन सा यूज होगा इसमें? आई अपॉन ए, वो वाला। ठीक है जी। तो वो था I1 अपॉन A1 स्क्वायर विल इक्वल्स टू I2 अपॉन A2 स्क्वायर। ठीक है जी। ये भी बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी तकरीबन समझो हर पेपर में पूछी जाती है। ठीक है जी। अच्छा, और ज्यादा पॉपुलर एम्पलीट्यूड वाला है। I1 अपॉन A1 स्क्वायर विल इक्वल टू I2 अपॉन A2 स्क्वायर। अच्छा, अब बात क्या है? अब बात ये है कि ये जो दो वेव्स हैं ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मीट कर रही हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ? दीज आर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयरिंग। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी एक दूसरे को कैंसिल आउट करने का काम करेंगी, है ना? अच्छा जी। तो हमें बताया हुआ था वेव एक्स जो है वो आई और इसका एम्पलीट्यूड 1.2 है, सो आई एंड देन 1.2 सेंटीमीटर को कन्वर्ट नहीं कर रहा, रेशियो सेंटीमीटर लिखूंगा, वो दोनों कटी जाने। तो 1.2 एंड देन होल स्क्वायर। I2 रिजल्टेंट इंटेंसिटी बोल लेते हैं I2 है, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था? अलजेब्रिक सम ले लो दोनों एम्पलीट्यूड्स का, या दो से ज्यादा तो सारों का ले लो। ठीक है। अब वेव y का दिया हुआ है 3.6 एंड वेव x का दिया हुआ है 1.2। सो बेसिकली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बिकॉज दिस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो 3.6 माइनस 1.2 एंड आके यू आर करेक्ट, 3.6 माइनस 1.2 whole square. Let's calculate final. So I2 equals to I 3.6 minus 1.2 whole square upon 1.2 whole square. ठीक है। सो आई थिंक आकिब ने आंसर दिया है I2 will equals to 4I, और यही आ रहा है। अब मुझे बताओ मैं इसका आंसर यहां कैसे लिखूं? How should I write the answer over here as 4.0I? 4I वॉट पर मीटर स्क्वायर? नहीं नहीं आके ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ आई है ना। तो अच्छा यूनिट, खैर यूनिट टेंशन यूनिट नहीं लिखना है, बट इधर देखो टू सिग्निफिकेंट एंड टू सिग्निफिकेंट, तो वैल्यू भी जबरदस्ती टू सिग्निफिकेंट लिख के आनी पड़ेगी। सो 4.0I लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, ये जरूर चेक कर लीजिएगा आंसर लिखने से पहले। काफी दफा ये वाले सिंपल पार्ट्स में इसकी वजह से पूर्व पेपर में से एक मार्क कट जाएगा, हालांकि आंसर बिल्कुल सही है लेकिन पूर्व पेपर में से एक मार्क कटेगा। Actually, monochromatic light is incident on a diffraction grating. Describe the diffraction of the light waves as it pass through this grating. फर्ज की तरह हर साल पूछेंगे 2 मार्क्स का ये सवाल, पता नहीं क्यों। अच्छा जी, a parallel beam of light consists of two wavelengths 540 nanometer and 630 nanometer. The light is incident normally on a diffraction grating. Third order diffraction maxima are produced for each of the two wavelengths. No higher orders are produced for either wavelength. Determine the smallest possible line spacing of the diffraction grating. How do I do this question? मुझे दो वेवलेंथ्स दी हुई है, मुझे थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम बताया हुआ है, ये मेरा मैक्सिमम ऑर्डर है, तो हाउ डू आई वर्क आउट द डी फ्रॉम दिस क्वेश्चन? क्या है ये, क्या किया इन्होंने मेरे साथ? ये
3 लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन 90, वेरी गुड। अब्दुल्ला ने कहा डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब अब्दुल्ला ने कहा भाई थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा बोल रहे हैं, ये आपका मैक्सिमम है, उससे ज्यादा और कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो यानी आपका एन मैक्स जो है वो 3 है, ठीक है जी। यानी और हमें पता है डी साइन 90 पे वो एन मैक्स आता है, सो बेसिकली डी साइन 90 इक्वल्स टू 3 लैम्डा, सही है जी। यानी डी क्या आ गया, डी आ गया 3 लैम्डा। अच्छा, अब मुझे बताओ ये जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल लाइन स्पेसिंग लेनी है, ये कौन सा रखूं इसमें वेवलेंथ, विच वेवलेंथ शुड आई पुट इन इट, मुझे दो दी है, क्या करना चाहिए? 630 वाली, 630 वाली क्यों अब्दुल्ला? डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बिल्कुल सही बात है। तो फिर कौन सी रखनी चाहिए आखिर, 630 रखनी चाहिए, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल बोला है, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नहीं डालनी चाहिए वेवलेंथ। चलो ऐसा करते हैं, दोनों डाल के देख लेते हैं बारी बारी क्या जा रहा है हमारा। हाँ, d इक्वल्स टू 3 इंटू 540 इंटू 10⁻⁹ एंड d इक्वल्स टू 3 इंटू 630 इंटू 10⁻⁹। सो इसका आंसर आता है 1.62 इंटू 10⁻⁻6 और इसका आंसर आता है 1.89 इंटू 10⁻⁻6। अब क्या करें, कौन सा वाला लिखें? ये सवाल क्या है, ये क्या क्या हो रहा है, ये 2D आ भी गए, अब क्या करें? और दोनों के लिए थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम बन रहा है, दो इसका थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम, किसका 630 वाले का थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम बनता है इतनी डी पे, और इसका जो थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम बनता है वो इतने डी पे बनता है। 1.89 वाला लिखेंगे, 1.89 वाला लिखेंगे। अब्दुल्ला ने भी पहले सही जवाब दिया था, अलमान ने उसको रीइंफोर्स कर दिया, हम 1.89 वाला लिखेंगे, टू सिग्निफिकेंट वैल्यूज थी, तो मैं 1.9 इंटू 10⁻⁻6 लिख रहा हूं। क्यों लिखेंगे ये, अब ये भी समझा देता हूं, ठीक है जी। सो बेसिकली देखो कि इसका थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम बनने के लिए इतनी स्लिट स्पेसिंग चाहिए, ठीक है। यानी आपने खुद कहा था क्या था, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है जी। मतलब जो छोटी वेवलेंथ है उसकी छोटी डी होगी, वही आया, जिसकी छोटी वेवलेंथ थी उसका छोटा डी आया, जिसकी बड़ी वेवलेंथ थी उसका बड़ा डी आया, ठीक है। मसला क्या है, मैंने बड़ा वाला क्यों लिखा, बड़ा वाला इसलिए लिखा है क्योंकि ये वाली जो वेवलेंथ है वो इसमें नहीं प्रोड्यूस कर सकती थर्ड ऑर्डर डायफ्रैक्शन, इस वाली वेवलेंथ को भी तो बनाना है थर्ड ऑर्डर वाला, राइट, दोनों को बनाना है। तो ये वाली का जो मिनिमम डी है वो ये आता है, इसमें प्रोड्यूस करेगी थर्ड ऑर्डर। अगर तो मैं वो वाला लिख देता तो ये वाली थर्ड ऑर्डर नहीं दे सकती थी मुझे, ये अपना सेकंड ऑर्डर देती है इसमें, ठीक है जी। सो इसलिए इसलिए मैंने इसको रॉन्ग किया एंड इसको करेक्ट किया, बिकॉज दिस कैन नॉट प्रोड्यूस, ये जो है इसमें प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये कम से कम इसको इतना चाहिए प्रोड्यूस करने के, ठीक है। समझ में आया सबको? आई फील लाइक समझ में आ गया है। अब आपसे पूछ रहे हैं, अब आपसे, बट लाइन स्पेसिंग इंक्रीज करने से 540 थर्ड ऑर्डर को एक्सीड नहीं कर सकती, बिल्कुल आके कर सकती है, लेकिन और कोई चारा है? अगर देखो मैं ये वाला आंसर लिखूं तो ये तो कभी भी नहीं, सेकंड ऑर्डर तो ये कभी भी नहीं बनाने वाला, सॉरी थर्ड ऑर्डर तो इसमें तो कभी नहीं बनाने वाला। अगर मैं ये वाला लिखता, मुझे दोनों के लास्ट भी थर्ड ऑर्डर तो चाहिए ही चाहिए। हाँ वो बात सही है, हो सकता है 540 जो है उसमें फोर्थ ऑर्डर भी बनाना शुरू करे, लेकिन उन्होंने बोला हुआ है नो हायर ऑर्डर्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर आइदर वेवलेंथ, तो मतलब लॉजिकल आंसर यही हुआ। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जब भाई एग्जामिनर ने बोला हुआ है नो हायर ऑर्डर्स, तो हो सकता है मतलब मोस्ट प्रोबेबली इसका जो है वो फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमम नहीं बन रहा, ठीक है। बाकी तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, सो 4 इंटू 540 लिखो, राइट, वो कर सकते हो ना, तुमने निकाला डी इक्वल्स टू एन लैम्डा है फॉर्मूला। सो ये क्या आ रहा है, 4 इंटू 540 इंटू 10⁻⁹, ये 2.16 आ रहा है, ठीक है। सो इसका जो फोर्थ ऑर्डर बनेगा वो इतनी डी के बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। सही, ओके जी। नेक्स्ट वाला पार्ट, द बीम ऑफ लाइट इन C2 इज रिप्लेस्ड बाय अ बीम ऑफ ब्लू लाइट इंसिडेंट ऑन द सेम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है। ये दो वेवलेंथ्स थी आपकी, अब आपने ब्लू लाइट ले ली है। State and explain whether a third order diffraction maximum is produced for this blue light. तो क्या ये वाली डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग इस्तेमाल करते हुए जो डी जिसका इतना ये आ रहा है, क्या ब्लू लाइट उसमें से डायफ्रैक्ट कर जाएगी? ब्लू लाइट की वेवलेंथ थी, क्या बोला है, 540, नहीं 540 नहीं थी, 400/450
नैनोमीटर। ठीक है, मैंने इन दोनों में से कोई लिखवाई होगी, खैर कोई भी एक वैल्यू याद कर ले। 400 नैनोमीटर या 450 नैनोमीटर ये ब्लू लाइट की वेवलेंथ है, ये आपको याद रखनी है। अब आप देखोगे ऑब्वियसली 450 तो 540 से भी छोटा है, तो इसमें 450 तो लाजमी थर्ड ऑर्डर बना दे, हो सकता है फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर भी बना दे, लेकिन थर्ड ऑर्डर की जहां तक बात कर रहे हैं, हाँ डेफिनेटली थर्ड ऑर्डर बनेगा, लाजमी बनेगा। ठीक है, सो यस दिस इज द स्मॉलर वेवलेंथ, दिस इज वेरी स्मॉल ऑफ अ वेवलेंथ, तो दिस विल डेफिनेटली फॉर्म योर जो है वो थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम फॉर दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं। अब स्टेट बोला है एंड एक्सप्लेन बोला है, तो स्टेट क्या हो गया? स्टेट हो गया यस थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम विल बी फॉर्म्ड, ये स्टेट है। will be formed, I can repeat, as the wavelength of blue light is approximately 450 nanometers. चलिए काफी सारी चीजें आई हैं। एक अब्दुल्ला ने पूछा है कैन यू रिपीट। अच्छा अब्दुल्ला, बेसिकली ब्लू लाइट की वेवलेंथ 400 टू 450 नैनोमीटर्स हुआ करती थी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें से जिसमें से 630 भी डायफ्रैक्ट कर जाती है, इसमें से जिसमें से 540 भी थर्ड ऑर्डर बना देती है, तो लाजमी 540 से छोटी वेवलेंथ भी थर्ड ऑर्डर बना देगी, राइट। सो देयरफॉर 400 या 450 नैनोमीटर जो ब्लू लाइट है वो भी बना देगी, तो स्टेट थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम बनेगा, क्योंकि ब्लू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 450 नैनोमीटर, एक्सप्लेन का पॉइंट है। ठीक है, और अलमा पूछ रही हैं कि ये थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम तो नहीं होगा, ये तो गलत बात हो रही है। अच्छा, असल में देयर नॉट, ये जो इस्तेमाल करते हैं थर्ड ऑर्डर डायफ्रैक्शन मैक्सिमम, ठीक है, इनका मतलब ये नहीं है कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम है। ठीक है, मतलब दिस इज द वर्डिंग दे यूज, थर्ड ऑर्डर डायफ्रैक्शन मैक्सिमम, सेकंड ऑर्डर, मतलब दैट इज नॉट अ लिटरली मैक्सिमम। वो जो इस तरह से जब लिखते हैं तो दैट इज नॉट लिटरली मैक्सिमम, कि ये बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि थर्ड ऑर्डर बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, अगर उनको आपको स्पेसिफाई करना होगा कि ये आपका मैक्सिमम बनेगा ना, ठीक है, जैसे देखो थर्ड ऑर्डर डायफ्रैक्शन मैक्सिमा, दिस इज द वर्ड दैट दे यूज, ये आपको नजर आएगा, चाहे उसमें 5 ऑर्डर भी बनने हो ना, तो वो सेकंड ऑर्डर को सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन मैक्सिमा बोलते हैं या मैक्सिमम बोलते हैं, वो बोलते हैं। अगर उनको आपको बताना होगा ना लाजमी कि इससे ऊपर और कुछ नहीं बन रहा, तो वो ये लाइन जरूर लिखेंगे, नो हायर ऑर्डर्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर द वेवलेंथ, ये जरूर लिखेंगे, वरना उस ये जो है ये तो इनकी बेसिक वर्डिंग है, ये डायफ्रैक्शन मैक्सिमम, ऑर्डर को स्पेसिफाई करने के लिए उसको डायफ्रैक्शन मैक्सिमम लिखते हैं बेसिकली। ठीक है अलमा, तो हाँ आपकी बात सही है, थर्ड ऑर्डर डायफ्रैक्शन मैक्सिमम नहीं होगा, लेकिन ये जो लफ्ज है ये तो थोड़ा सा इसमें इंग्लिश का है, उधर का भी मसला है इधर का भी मसला है थोड़ा सा, ये बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं सिर्फ कि थर्ड ऑर्डर बनेगा या नहीं बनेगा। सो फॉर मैक्स ऑर्डर मैक्सिमा इज यूज्ड, नहीं अलमा, बेसिकली देखो लाइक ये सीआई वालों का तरीका है, अगर मैंने एक चीज को डायफ्रैक्ट किया ना, तो जीरो ऑर्डर बन रहा है, राइट, जीरो ऑर्डर बन रहा है, फिर फोर्थ लेट्स फर्स्ट ऑर्डर बन रहा है, तो वो जीरो ऑर्डर को क्या बोलेंगे? सेंट्रल जीरो ऑर्डर बोलेंगे। फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, मतलब जबरदस्ती मैक्सिमम का लफ्ज लगाते हैं, हालांकि इससे ऊपर हो सकता है फिफ्थ ऑर्डर भी बन रहा हो, वो मतलब आपको ये बताने के लिए फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो ये लफ्ज लिखते हैं पूरा फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन मैक्सिमम, पता नहीं क्यों लिखते हैं, लेकिन उनको मजा आता है, लेकिन मैक्सिमम जरूर होता है। उस मैक्सिमम का ये मतलब नहीं है कि उसकी बात करें ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम जब बताना होगा कि सच्ची में मैक्सिमम है, यानी मतलब यही था सिर्फ लास्ट, तो वो ये लाइन जरूर लिखेंगे, नो हायर ऑर्डर्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर आइदर वेवलेंथ, वो ये लिख के बताएंगे। अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बता रहे हैं कि थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहा है, आप बता दें कि ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ जी। सो मुबारक हो, आपका जो है सुपर पोजिशन खत्म,